दोस्तों, सोचिए, एक भरा पूरा हॉल, सैकड़ों लोग सांस रोके बैठे हैं। स्टेज पर एक शख्स, हाथों में एक चमकता हुआ क्रिस्टल बॉल। उसने आंखें बंद कीं और बगैर कुछ पूछे एक महिला का नाम लेकर बोला, आपके बेटे को नई नौकरी मिलने वाली है और वो खत जल्द ही आपके पास पहुंचने वाला है। वो महिला दंग रह गई। पूरे हॉल में सन्नाटा और फिर तालियों की गूंज। क्या वाकई कोई इंसान दूसरों का मन पढ़ सकता है? क्या वाकई मेंटलिज्म कोई कला है या सिर्फ एक दिखावा? और अगर ये कला है तो इसे सीखा जा सकता है। मेंटलिज्म कोई जादू नहीं, ये वो विज्ञान है जो इंसान की सोच, उसके इशारों, उसकी ऊर्जा और उसकी भावनाओं को पढ़ने की कला है। और इसी रहस्य को खोलती है रॉबर्ट ए नेल्सन की ये कालजयी किताब, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेंटलिज्म एंड अलाइड आर्ट्स। रॉबर्ट ए नेल्सन सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो खुद एक मेंटलिस्ट थे। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला शो किया था और फिर वो चल पड़े एक ऐसे सफर पर जहां मंच, रेडियो, टीवी और किताबें सब उनका मैदान बने। उन्होंने न सिर्फ खुद परफॉर्म किया बल्कि दुनिया भर के मेंटलिस्ट्स को ट्रेन किया, उनके लिए इक्विपमेंट बनाए और इस कला को एक नया दर्जा दिलाया। उनका सपना था मेंटलिज्म को रहस्य से बाहर निकालकर एक समझने लायक साइंस और आर्ट बनाना। इस ऑडियो बुक आपको सिखाएगी, अगर आप दूसरों को मोटिवेट करना चाहते हैं, अपने शब्दों से लोगों का मन जीतना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि इंसान का मन कैसे काम करता है, तो ये किताब सिर्फ एक मनोरंजन नहीं, ये आपके व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म करने वाली गाइड है। यह किताब आपको सिखाती है कैसे किसी के भाव, हाव भाव और सोच को समझा जाए, कैसे बिना बोले, छुए सामने वाले के मन में उतर जाया जाए और कैसे इस कला को मंच, बिजनेस, रिश्तों और खुद के विकास में इस्तेमाल किया जाए। इस ऑडियो बुक में हम आपको ले चलेंगे मेंटलिज्म के इतिहास से लेकर इसके आधुनिक प्रयोगों तक, स्टेज पर परफॉर्म करने की तकनीकों से लेकर असली जिंदगी में लोगों से जुड़ने की कला तक, और अंत में कैसे आप भी एक ऐसा व्यक्ति बन सकते हैं जो सिर्फ सुने नहीं, महसूस करे, समझे और आगे बढ़े। ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपके सोचने का नजरिया बदलेगी, आपकी बोलने की ताकत को धार देगी और शायद आपको एक नया यू बना देगी। तो तैयार हो जाइए रॉबर्ट ए नेल्सन की रहस्यमयी लेकिन गहराई से भरी इस किताब की ओर पहला कदम रखने के लिए, जहां हर शब्द एक रहस्य खोलता है और हर चैप्टर एक नया दरवाजा। इस ऑडियो बुक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चैप्टर 1, डिविनेशन ऑफ यस्टरईयर। क्या आप जानना चाहते हैं कि कल क्या होने वाला है? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है, लेकिन ये सोच आज की नहीं है, ये सवाल हजारों साल पुराना है। आज हम मोबाइल ऐप से अपना राशिफल देखते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करवाते हैं या किसी मेंटलिस्ट के शो में जाते हैं, पर क्या आप जानते हैं मानव इतिहास में भविष्य को जानने की जिज्ञासा इतनी पुरानी है जितनी खुद मानव सभ्यता। कुछ हजार साल पहले मिस्र के रेगिस्तान में एक पुजारी अपने टेंट में बैठा था। सामने एक औरत आई, घबराई हुई, डर से कांपती हुई। उसने कहा, मेरे पति युद्ध में गया है, क्या वो वापस आएगा? पुजारी ने एक चमकते क्रिस्टल बॉल की तरफ देखा, कुछ मंत्र बुदबुदाए और बोला, तुम्हें एक खत मिलेगा और उसमें वो कहेगा, मैं सुरक्षित हूं। कुछ दिन बाद वो खत सच में आया। भविष्य जानने की यह लालसा कहां से आई? इस चैप्टर में रॉबर्ट ए नेल्सन बताते हैं कि कैसे भविष्य जानने की कोशिशें एक इंसानी फितरत है। इजिप्ट, इंडिया, अरब, ग्रीस, हर संस्कृति में कोई ना कोई तरीका रहा है भविष्य को जानने का। किसी ने सितारों से बात की, किसी ने हथेली पढ़ी, किसी ने क्रिस्टल बॉल में देखा और किसी ने जादुई पत्थरों से भविष्य लिखा। क्या सिर्फ अंधविश्वास था ये सब? नहीं, नेल्सन कहते हैं ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, ये इंसान की होप थी, फेथ थी, उस अनजान को जानने की कोशिश जिससे हम डरते भी हैं और चाह भी रखते हैं। हम सब जानना चाहते हैं कि कल हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ा सपना भी। ज्योतिष से लेकर क्रिस्टल गेजिंग तक सबका राज। एस्ट्रोलॉजी, ग्रह नक्षत्रों के जरिए भविष्य देखना, स्क्राइंग, क्रिस्टल बॉल या चमकते पानी में विजन देखना, पल्मिस्ट्री, हथेलियों की रेखाओं में किस्मत खोजना, साइंस एंड ओमेन्स, पक्षी का उड़ना, शीशा टूटना, हर चीज का कोई मतलब निकालना। नेल्सन कहते हैं ये सब सिर्फ तकनीक नहीं थे, ये कला थी और इस कला में गहराई थी, दर्शन था, इंसान की जिज्ञासा थी। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन रहस्य क्या जुड़ सकते हैं?
रॉबर्ट ए एनेल्सन ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि भविष्य वाकई देखा जा सकता है, लेकिन वो ये मानते हैं कि इंसान में एक इंट्यूटिव इंटेलिजेंस होती है, एक ऐसी समझ जो लॉजिक से नहीं फीलिंग से चलती है। और जब एक मेंटलिस्ट उस फीलिंग को शब्द देता है तो वो भविष्यवक्ता बन जाता है। नेल्सन कई उदाहरण देते हैं। नोस्ट्राडामस, जिसने सैकड़ों साल पहले ही वर्ल्ड वॉर 1 और दवाई की भविष्यवाणी की थी। मदर शिप्टन, जिसने अपने समय की टेक्नोलॉजी का वर्णन दशकों पहले कर दिया था। तो क्या इन लोगों के पास कोई अलौकिक शक्ति थी, या फिर क्या वो लोगों की सोच, डर और भविष्य की दिशा को इतनी गहराई से समझते थे कि वो सच्चाई जैसे लगें? मेंटलिस्ट का रोल सिर्फ भविष्य बताना नहीं। रॉबर्ट ए नेल्सन कहते हैं, मेंटलिस्ट सिर्फ किसी का भविष्य नहीं बताता, वो उसे उस भविष्य की ओर ले जाने का रास्ता दिखाता है। वो डर दूर करता है, उम्मीद देता है और सबसे बढ़कर इंसान को खुद से जुड़ने में मदद करता है। आज के दौर में मेंटलिज्म की जरूरत क्यों है? आज का इंसान सोशल मीडिया से घिरा है, पर अकेला है। वो दिखावे में जीता है, पर अपने दिल की आवाज नहीं सुनता। और ऐसे में जब कोई उससे कहता है, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो, वो चौंकता है, पर अंदर से जुड़ जाता है। मेंटलिज्म का इतिहास सिर्फ कहानियां नहीं है, ये इंसान की आत्मा की आवाज है। हर इंसान जानना चाहता है कि आगे क्या होगा, पर उससे भी ज्यादा वो चाहता है कि कोई उसे समझे। एक मेंटलिस्ट वही करता है, वो लोगों को सुनता है, समझता है और उन्हें उनकी खुद की ताकत दिखाता है। एक सवाल है, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि सिर्फ शब्दों, हाव भाव और ऊर्जा के जरिए आप दूसरों के मन की गहराई में कैसे उतर सकते हैं? अगर हाँ, तो अगला चैप्टर आपके लिए यू सीन डी, जहां हम जानेंगे कि मेंटलिज्म कैसे बना एक कला और कैसे बदल गया समय के साथ। ये तो बस शुरुआत है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेंटलिज्म अब धीरे धीरे आपके भीतर की उस ताकत को जगाने जा रही है जो अब तक आपने सिर्फ दूसरों में देखी थी। चैप्टर 2, द ट्रांजिशन ऑफ मेंटलिज्म। क्या आपने कभी सोचा है, एक समय था जब मेंटलिस्ट मंच पर लंबी चादरें पहनकर, सिर पर भारी पगड़ी बांधकर, धुएं और अंधेरे में लोगों को चौंका देते थे, और आज एक मेंटलिस्ट साधारण कपड़ों में आता है, मुस्कुराता है और कुछ ही पलों में आपके दिल की बात कह देता है। तो ऐसा क्या बदला? क्या मेंटलिज्म अब भी वैसा ही है, या अब ये कोई नई सोच बन चुका है? इस अध्याय में हम जानेंगे मेंटलिज्म कैसे हुआ, रहस्य से आधुनिकता की ओर ट्रांजिशन। पुराने दौर का मेंटलिज्म, जहां रहस्य ही सब कुछ था। पुराने समय में एक मेंटलिस्ट का लुक ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता था। सिर पर भारी पगड़ी, आंखों में काजल, शरीर पर चमकदार लिबास और गहरी रहस्यमयी आवाज। वो खुद को किसी मिस्टिक देश जैसे हिंदुस्तान या मिस्र का रहस्यमयी संत बताता। कहता, मैं 7वें बेटे का 7वां बेटा हूं, जन्म से मुझे दिमाग पढ़ने की शक्ति मिली है। और लोग मान भी जाते थे, क्योंकि रहस्य बिकता था। फिर आया बदलाव, रहस्य से विज्ञान की ओर। लेकिन समय के साथ लोग पढ़े लिखे होने लगे। साइंस, लॉजिक और रीजनिंग ने दुनिया पर राज करना शुरू किया। अब लोग जादू पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और ह्यूमन बिहेवियर की तरफ आकर्षित होने लगे। और यहीं से शुरू हुआ मेंटलिज्म का ट्रांजिशन। नए दौर का मेंटलिस्ट, सूट बूट में साइकोलॉजिस्ट। अब एक मेंटलिस्ट मंच पर आता है, बिना पगड़ी, बिना चादर, बस एक मुस्कुराहट और आत्मविश्वास के साथ। वो कहता है, मैं कोई जादूगर नहीं, ना ही मुझे कोई अलौकिक शक्ति है। मैं बस इंसान की सोच और इशारों को पढ़ना जानता हूं। और यही सच्चाई उसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। नया मेंटलिज्म, साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और व्यवहारिक ज्ञान का मेल। रॉबर्ट ए एनेल्सन इस बदलाव को विस्तार से बताते हैं। आज का मेंटलिस्ट खुद को भगवान नहीं दिखाता, वो खुद को एक ऐसा इंसान बताता है जिसने दिमाग और व्यवहार को समझने में महारत हासिल की है। अब मेंटलिस्ट कहता है, मैं बस आपकी सोच का आईना हूं। वो बताता है कि कैसे सभी में एक जैसी फीलिंग्स और डर होते हैं, और कैसे वो उन कॉमन ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स को पहचान कर सही जवाब दे पाता है। नेल्सन बताते हैं कि कैसे एक दौर था जब हर मेंटलिस्ट अपने नाम के आगे प्रिंस, राजा, मिस्टिक जैसे शब्द जोड़ता था। राजा रबोइस, मिस्टिक स्पेंसर, मैडम सेलेस्टा, जानडर द स्टार मैन, इन नामों में रहस्य था, लेकिन सच्चाई कहीं गुम हो जाती थी। आज के दौर में नाम जितना सामान्य हो, उतनी ही ज्यादा गहराई मानी जाती है। रॉबर्ट बताते हैं कि आज का मेंटलिस्ट सिर्फ स्टेज पर नहीं रहता, वो रेडियो शो करता है, पॉडकास्ट होस्ट करता है, यूट्यूब पर माइंड ट्रिक्स सिखाता है
और इंस्टाग्राम पर लोगों की सोच बदलता है। वो अब मनोरंजन नहीं, मनोविज्ञान का नेता बन चुका है। पहले मेंटलिस्ट खुद को रहस्यमयी बनाकर एक दीवार खड़ी करता था। अब वो दर्शकों के साथ एक रिश्ता बनाता है। वो कहता है, तुम भी वही कर सकते हो जो मैं कर रहा हूँ, बस सीखने की जरूरत है। और यहीं से दर्शक जुड़ता है, क्योंकि अब वो हैरान नहीं बल्कि प्रेरित होता है। मेंटलिज्म अब सिर्फ ताली बटोरने की चीज नहीं रही, ये अब एक इंसान के सोचने, समझने और जोड़ने की कला बन चुकी है। अगर आप भी बदलते समय के साथ अपनी सोच को नया आकार देना चाहते हैं, तो अगले चैप्टर में हम जानेंगे मेंटलिज्म और जादू, क्या फर्क है और क्यों मेंटलिज्म कहीं ज्यादा असरदार है। चैप्टर 3, माइंड रीडिंग वर्सेस मैजिक। मान लीजिए स्टेज पर एक जादूगर खड़ा है। उसने टोपी से कबूतर निकाला, ताश के पत्ते उड़ाए और दर्शकों ने ताली बजा दी। अब ठीक उसी मंच पर आता है एक शांत सा इंसान। वो मुस्कुराता है और कहता है, आपके मन में अभी जो सवाल है वो आपकी बहन से जुड़ा है ना? दर्शक की आंखें भर आती हैं, तालियां नहीं बजती, सन्नाटा छा जाता है। यहीं से फर्क शुरू होता है जादू और माइंड रीडिंग के बीच। जादू क्या है? जादू यानी ट्रिक्स और इल्यूजन्स, आपका ध्यान इधर उधर करके, कुछ छिपाकर, कुछ दिखाकर आपको चौंकाना। ताश के पत्ते गायब करना, हाथ से सिक्का निकालना, हवा में चीजें उड़ाना, जादू का मकसद है मनोरंजन। और माइंड रीडिंग? माइंड रीडिंग एक अनुभव है, ये कोई ताश का खेल नहीं, ये तो किसी के मन की गहराई में उतरने की कोशिश है। रॉबर्ट ए नेल्सन इस फर्क को बेहतरीन शब्दों में समझाते हैं। जादू में आपके सामने कुछ छिपाया जाता है, माइंड रीडिंग में आपके भीतर से कुछ खोला जाता है। एक जादूगर को क्या चाहिए? ट्रिक करने वाला सामान, हाथों की फुर्ती और आपका ध्यान भटकाने की कला। पर एक मेंटलिस्ट के पास सिर्फ उसका दिमाग होता है। वो कोई ट्रिक नहीं करता, वो बस इतना करता है कि आपको खुद से जोड़ देता है। जादू है दिखावा, माइंड रीडिंग है एहसास। एक जादूगर के शो में आप कहते हैं, वाह क्या ट्रिक थी, पर एक मेंटलिस्ट के शो के बाद आप सोचते हैं, क्या वाकई ये मुझसे जुड़ा हुआ था? नेल्सन कहते हैं कि एक सच्चा मेंटलिस्ट सिर्फ जवाब नहीं देता, वो सवाल के पीछे की भावना को पकड़ता है। मेंटलिस्ट की सबसे बड़ी पूंजी भरोसा। जादूगर अगर गलती कर दे तो लोग हंसते हैं, पर माइंड रीडर अगर गलती करे तो दर्शक का भरोसा टूट जाता है, क्योंकि वो खुद को उसके जवाबों से जोड़ चुका होता है। इसीलिए मेंटलिज्म में सबसे जरूरी चीज होती है प्रेजेंटेशन प्लस आत्मविश्वास प्लस इंसान की समझ। मेंटलिस्ट का लक्ष्य सिर्फ शो नहीं, जुड़ाव बनाना। मेंटलिस्ट सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, वो दर्शक को ऐसा एहसास देता है जैसे कोई उसकी बात सुन रहा है, कोई उसके मन की उलझन समझ रहा है और कोई उसे रास्ता दिखा रहा है। इसीलिए नेल्सन कहते हैं, ए मैजिशियन एंटरटेन्स द आइज बट अ मेंटलिस्ट कनेक्ट्स विद द सोल। तो क्या एक मेंटलिस्ट पैसे भी ज्यादा कमाता है? रॉबर्ट नेल्सन खुलकर कहते हैं, मेंटलिज्म सिर्फ दिल जीतने का नहीं, कमाई का भी सबसे प्रभावशाली जरिया बन सकता है। एक मेंटलिस्ट शो करता है, किताबें बेचता है, सेशंस देता है और हर शो के बाद उसे बार बार बुलाया जाता है, क्योंकि उसके शो में सिर्फ ताली नहीं, भावना जुड़ती है। मेंटलिस्ट सिर्फ मंच तक सीमित नहीं, आज का मेंटलिस्ट रेडियो पर शो करता है, यूट्यूब पर माइंड ट्रिक्स सिखाता है, लाइफ कोचिंग देता है और खुद एक ब्रांड बन जाता है। एक जादूगर कहता है, देखो मैंने क्या किया, और मेंटलिस्ट कहता है, देखो मैं तुम्हें समझता हूं। इस फर्क को समझिए, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है एक असली परिवर्तन की। मेंटलिज्म न सिर्फ सीखने लायक है, बल्कि जिंदगी को देखने का एक नया तरीका है। अंत में एक सवाल आपसे, आप क्या बनना चाहते हैं? एक ऐसा परफॉर्मर जो कुछ देर के लिए वाहवाही ले और फिर भूल जाए, या फिर एक ऐसा इंसान जो लोगों के दिलों में उतर जाए, उन्हें खुद से मिलवा दे और जाते जाते उनके अंदर एक नई सोच छोड़ जाए? अगर दूसरा जवाब आपका है तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगला चैप्टर उसी रास्ते की अगली सीढ़ी है। चैप्टर 4, इसेंशियल रिक्विजिट्स। मान लीजिए स्टेज पर एक मेंटलिस्ट खड़ा है, हजारों आंखें उस पर टिकी हैं, हवा में एक अलग सी खामोशी है, और अचानक वो किसी दर्शक का नाम लेकर बोलता है, आपके दिल में जो सवाल है उसका जवाब हाँ है, और जो खत आप पिछले हफ्ते भेजना भूल गए थे अब भेजिए। पूरा हॉल एक पल के लिए सांस लेना भूल जाता है। क्या सिर्फ ट्रिक्स से ये मुमकिन है, या इसके पीछे छिपा है एक गहरा हुनर? रॉबर्ट ए नेल्सन इस चैप्टर में हमें बताते हैं, मेंटलिज्म सिर्फ तकनीक नहीं है, ये एक किरदार है जिसे आपको जीना पड़ता है। तो एक सच्चे मेंटलिस्ट में क्या गुण होने चाहिए?
यहाँ जानिए वो 7 जरूरी क्वालिटीज जो एक आम इंसान को लीजेंड मेंटलिस्ट बना सकती हैं। 1. माइंड की ताकत, ज्ञान और समझ। मेंटलिस्ट का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका दिमाग। शारीरिक सामान, ट्रिक डिवाइस, प्रॉप्स, ये सब सेकेंडरी हैं। रॉबर्ट कहते हैं तुम्हें अपनी समझ को इतना तेज करना होगा कि सामने वाला खुद ब खुद खुल जाए, और ये आता है साइकोलॉजी पढ़कर, लोगों के बॉडी लैंग्वेज को समझकर और लगातार खुद को शार्पन करते रहने से। दूसरा, शोमैनशिप, प्रस्तुति की कला। सिर्फ सही जवाब देना काफी नहीं, कैसे कहते हो ये ज्यादा जरूरी है। आपके हर शब्द, हर पॉज, हर मुस्कुराहट में वो किरदार झलकना चाहिए जो दर्शकों को अपने साथ खींच ले। जैसे कोई कवि शब्दों से दिल छूता है, मेंटलिस्ट अपने स्टाइल से मन को छूता है। तीसरी, सही बोलने की क्षमता, भाषा की ताकत। रॉबर्ट साफ कहते हैं गलत उच्चारण या टूटी फूटी भाषा एक मेंटलिस्ट के जादू को तोड़ देती है। साफ और प्रभावी बोलना, सही शब्दों का चयन, हर वाक्य में आत्मविश्वास, ये सब आपकी शक्ति बनते हैं। 4. स्मार्ट अपीयरेंस, पहली छाप। लोग आपको देखकर ही आपकी विश्वसनीयता का अंदाजा लगाते हैं। इसलिए साफ और प्रोफेशनल लुक, सहज लेकिन प्रभावी पोशाक, आत्मविश्वासी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हें देखकर ही सामने वाला सोचे हाँ ये इंसान कुछ खास है। 5. ज्ञान का भंडार, हर चीज में रुचि। मेंटलिस्ट को हर विषय की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। ज्योतिष, मनोविज्ञान, धर्म और दर्शन, समाचार और वर्तमान घटनाएं, रिश्ते, पैसा, करियर जैसी आम जिंदगी की बातें, क्योंकि सवाल किसी भी दिशा से आ सकता है और आपको तैयार रहना है हर जवाब के लिए। 6. ऑब्जर्वेशन स्किल्स, देखने की गहराई। दुनिया के सबसे बड़े मेंटलिस्ट सिर्फ सुनते नहीं, वो देखते हैं, महसूस करते हैं, पढ़ते हैं। किसी की आंखों की हल्की चमक, चेहरे पर एक तुनकापन, हाथों की नर्वस हरकत, ये छोटे छोटे संकेत एक कहानी कहते हैं, और मेंटलिस्ट वो कहानी सुन लेता है बिना शब्दों के। 7. समर्पण और अभ्यास। रॉबर्ट ए नेल्सन कहते हैं मेंटलिज्म कोई जादू नहीं जो एक दिन में आ जाए, ये तो तपस्या है। हर शो के बाद खुद से सवाल करना, क्या मैं और बेहतर कर सकता था, क्या मैं और गहरा कनेक्शन बना सकता था। यही सोच आपको बाकी दुनिया से अलग बनाती है। छोटा सा उदाहरण, फर्क कहाँ है। मान लीजिए 2 लोग स्टेज पर आते हैं। पहला व्यक्ति चौंकाता है 2 से 4 मजेदार ट्रिक्स दिखाकर, दूसरा व्यक्ति दिल छूता है, किसी की गहरी भावनाओं को समझकर जवाब देता है। कौन ज्यादा याद रहेगा? वो जिसने सिर से नहीं दिल से छुआ। यही असली मेंटलिस्ट बनाता है। इस अध्याय हमें सिखाता है मेंटलिज्म दिखावा नहीं, एक जीवन शैली है। हर दिन सीखना, हर पल देखना और हर इंसान से जुड़ने की कोशिश करना, यही रास्ता है। अगर आप सिर्फ दिमाग नहीं दिल भी पढ़ सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लोगों की जिंदगी में असली बदलाव। क्या आप तैयार हैं खुद को वो आकार देने के लिए जो आज एक सपना लगता है? चैप्टर 5, मेथड्स ऑफ माइंड रीडिंग। सोचिए, आप किसी से मिले, उसने कुछ नहीं कहा, ना कोई सवाल, ना कोई हिंट, फिर भी आप मुस्कुराते हुए बोल पड़ते हैं। तुम्हारे मन में कुछ बड़ा बदलने का विचार चल रहा है ना? और सामने वाला हैरान रह जाता है, ये कैसे जान लिया? यही है माइंड रीडिंग का असली जादू। ना कोई टोना टोटका, ना कोई जादुई शक्ति, बस सही तकनीक, सही समझ और सही एहसास। तो माइंड रीडिंग होती कैसे है? रॉबर्ट ए नेल्सन इस चैप्टर में कई तरीकों का खुलासा करते हैं। कैसे एक मेंटलिस्ट लोगों के मन की बातें जान पाता है और कैसे ये कला हर इंसान सीख सकता है अगर वो समझदारी से अभ्यास करे। 1. मसल रीडिंग, शरीर का सच। कभी कभी इंसान का शरीर वो बातें बोल देता है जो जुबान से निकलती भी नहीं। जब कोई कुछ सोचता है तो उसकी उंगलियां हल्की हरकत करती हैं, उसकी सांसें तेज या धीमी हो जाती हैं, उसका शरीर थोड़ी बहुत दिशा में झुकता है। मेंटलिस्ट इन इशारों को पढ़ता है। ये माइक्रो मूवमेंट्स होते हैं, इतने हल्के कि सामने वाला खुद भी नहीं जानता कि उसने कुछ जाहिर कर दिया है। 2. कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग, संपर्क से मन का संवाद। इसमें परफॉर्मर हल्के से दर्शक के हाथ या कंधे को छूता है और उनकी मसल्स में आने वाले छोटे छोटे वॉलंटरी मूवमेंट्स से अंदाजा लगाता है कि वो क्या सोच रहे हैं। जैसे कोई दर्शक मन ही मन तय करता है कि वो हॉल के किस कोने में छिपी कोई चीज ढूंढेगा, तो जब मेंटलिस्ट उसका हाथ पकड़ता है, उसका शरीर अनजाने में उस दिशा में थोड़ा झुकता है। 3. कोल्ड रीडिंग, बिना किसी जानकारी के बातें खोलना। कोल्ड रीडिंग वो कला है जहां मेंटलिस्ट कुछ सामान्य सी बातें बोलता है,
और सामने वाला खुद अपनी कहानी उसमें ढूंढ लेता है। उदाहरण के लिए, आप किसी प्रिय व्यक्ति को लेकर चिंता में हैं। अब लगभग हर इंसान के जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति होता है, और जब वो इससे जुड़ता है तो उसे लगता है कि सामने वाला उसके मन की बात जान गया। कोल्ड रीडिंग में ऑब्जर्वेशन, जनरल स्टेटमेंट्स, बॉडी लैंग्वेज क्यूज का गहरा इस्तेमाल होता है। 4. हॉट रीडिंग, पहले से जानकारी जुटाकर। कभी कभी मेंटलिस्ट पहले से दर्शक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है, नाम, रिश्ते, सोशल मीडिया डिटेल्स आदि, और फिर मंच पर उस जानकारी को इस तरह पेश करता है जैसे उसने दिमाग पढ़ लिया हो। रॉबर्ट कहते हैं कि हॉट रीडिंग का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए ताकि ऑडियंस को अनुभव वास्तविक लगे, नकली नहीं। 5. साइकोलॉजिकल फोर्सेस, सोच को मोड़ना। मेंटलिस्ट्स ये भी जानते हैं कि इंसानी दिमाग कुछ चीजों की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। जैसे अगर आप बिना बोले कहें, कोई भी कार्ड सोचिए, तो 70% लोग क्वीन ऑफ हार्ट्स या एस ऑफ स्पेड्स के आसपास सोचते हैं। यह दिमाग के पैटर्न का खेल है जिसे मेंटलिस्ट अपने फेवर में इस्तेमाल करता है। तो सच्ची माइंड रीडिंग कौन सी है? रॉबर्ट ए नेल्सन साफ कहते हैं, सच्ची माइंड रीडिंग कोई अलौकिक शक्ति नहीं, ये गहरी समझ, गहन अभ्यास और इंसानी भावनाओं का गहन ज्ञान है। मेंटलिस्ट दिमाग नहीं पढ़ता, वो दिमाग के पैटर्न, भावनाओं और आदतों को समझता है। 1900 के दशक में एक मेंटलिस्ट था जिसे लोग द साइलेंट रीडर कहते थे। वो स्टेज पर चुपचाप बैठता और लोग अपने सवाल मन में सोचते, फिर वो धीरे धीरे आंखें खोलता और जवाब दे देता। लोग चौंक जाते थे, पर असल में वो महीनों तक बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस का गहरा अभ्यास करता था। उसने इतना ध्यान से इंसानों की छोटी छोटी हरकतें पढ़नी सीख ली थीं कि वो बिना सवाल पूछे भी अनुमान लगा सकता था। माइंड रीडिंग चमत्कार नहीं है, ये अभ्यास और संवेदनशीलता का कमाल है। माइंड रीडिंग में कोई रहस्य नहीं, सिर्फ अभ्यास है। दूसरों की भाषा बिना शब्दों वाली पढ़ना एक सुपर पावर है। अगर आप गौर से देखना सीख जाएं, तो लोग खुद अपने राज्य खोलते चले जाएंगे। माइंड रीडिंग का असली मकसद है लोगों के मन की गहराइयों तक पहुंचना, उन्हें समझना और उन्हें खुद से जोड़ना। अंत में, क्या आप भी ऐसा बनना चाहते हैं कि बिना बोले ही लोग आपके साथ जुड़ जाएं? तो अगला चैप्टर आपके लिए है मास्टर सिस्टम ऑफ माइंड रीडिंग, जहां हम जानेंगे एक ऐसी मास्टर तकनीक के बारे में जो किसी भी मेंटलिस्ट को आम से खास बना सकती है। चैप्टर 6, मास्टर सिस्टम ऑफ माइंड रीडिंग। कल्पना कीजिए, आप एक हॉल में खड़े हैं, सामने सैकड़ों लोग, हर चेहरा एक कहानी लिए हुए, हर दिल में हजारों सवाल, और फिर आप मुस्कुराते हैं और बिना एक शब्द पूछे लोगों के सवालों का जवाब देने लगते हैं। जादू नहीं है ये है मास्टर सिस्टम ऑफ माइंड रीडिंग, एक ऐसी कला जो इंसानी समझ की सबसे ऊंची मंजिल है। तो आखिर ये मास्टर सिस्टम है क्या? रॉबर्ट ए नेल्सन बताते हैं कि माइंड रीडिंग की कई तकनीकें तो हमने देखी, जैसे मसल रीडिंग, कोल्ड रीडिंग, साइकोलॉजिकल फोर्सेस वगैरह, पर मास्टर सिस्टम उन सब का एक संगठित और सुनियोजित रूप है जहां हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है। हर शब्द, हर हरकत, हर पॉज का मतलब होता है। मास्टर सिस्टम के 4 मुख्य स्तंभ। 1. एडवांस प्रिपरेशन, गहरी तैयारी। सफल माइंड रीडिंग का आधा खेल शुरुआत से पहले ही जीत लिया जाता है। दर्शकों को पढ़ना, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि समझना, एनवायरनमेंट और सेटिंग का ध्यान रखना, कौन सवाल पूछ सकता है और क्या टाइप के सवाल हो सकते हैं, इसका अनुमान लगाना। तैयारी वो चुपचाप काम है जो मंच पर चमत्कार बनता है। 2. सेंसरी अवेयरनेस, हर छोटे संकेत को पकड़ना। एक सफल मेंटलिस्ट हर उस चीज को नोटिस करता है जो आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हल्की सी आंखों की चमक, नाखूनों पर हल्की खरोंच, हाथ का कंपन, सांसों की गहराई। दुनिया कहती है देखो, मेंटलिस्ट कहता है महसूस करो। 3. स्ट्रेटेजिक गेसवर्क, रणनीतिक अनुमान। मेंटलिस्ट भविष्यवाणी नहीं करता, वो दिमागी गणित करता है। रॉबर्ट बताते हैं कि मास्टर सिस्टम का कमाल है एजुकेटेड गेसवर्क, जहां आप संभावनाओं का तेजी से विश्लेषण करते हैं और लगभग सही निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। जैसे एक युवा लड़की सवाल पूछ रही है, संभावना है कि सवाल रिलेशनशिप या करियर से जुड़ा हो। एक बुजुर्ग व्यक्ति सवाल पूछ रहा है, संभावना है कि वो स्वास्थ्य, परिवार या यादों से जुड़ा सवाल हो। यह कोई चमत्कार नहीं, ये इंसानी व्यवहार की समझ का खेल है। 4. साइकोलॉजिकल फ्रेमिंग, मन को दिशा देना। मेंटलिस्ट दर्शकों के दिमाग को इस तरह फ्रेम करता है कि जवाब हमेशा सटीक लगे। वो शब्दों का चयन,
ऐसे करता है कि सामने वाला उसे अपने जीवन से जोड़ ले। जैसे आपने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है और अभी भी उसके नतीजे को लेकर थोड़ी उलझन है। अब 90% लोग इस भाव से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इंसानी जिंदगी में फैसले और उलझन कभी खत्म नहीं होते। मास्टर सिस्टम का असली जादू, भावनाओं को छूना। रॉबर्ट कहते हैं, एक महान मानसिकवादी उत्तरों को उजागर नहीं करता है, ही रिवील्स इमोशंस। सही जवाब देने से ज्यादा जरूरी है सही भावना को छू लेना। जब आप किसी के दिल के सबसे नर्म कोने को छू लेते हैं तो वो पल जिंदगी भर याद रह जाता है। एक मेंटलिस्ट था जो खुद को रीडर ऑफ सोल्स कहता था। वो स्टेज पर आता, आंखें बंद करता और फिर कहता, किसी ने आज अपने जीवन का सबसे मुश्किल फैसला लिया है, आप जानिए आपने सही रास्ता चुना है। पूरे हॉल में एक सन्नाटा छा जाता। कई लोग रो पड़ते थे, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई जख्म होता है, कोई ना कोई संघर्ष होता है। मास्टर सिस्टम दिमाग नहीं, दिल पढ़ता है। मास्टर सिस्टम सीखने के फायदे, लोग आपसे तुरंत जुड़ने लगेंगे। आप दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे। आप अपने शब्दों से लोगों की सोच बदलने में सक्षम होंगे और सबसे बढ़कर आप दूसरों के जीवन में असली बदलाव ला सकते हैं। इस अध्याय से क्या सीखें? माइंड रीडिंग का असली खेल जवाबों में नहीं, फीलिंग्स में है। तैयारी, अवेयरनेस, रणनीति और फीलिंग, ये 4 स्तंभ हर महान मेंटलिस्ट का आधार हैं। अगर आप सही भावना पकड़ लेते हैं तो जवाब अपने आप सही महसूस होने लगता है। क्या आप भी लोगों के चेहरों के पीछे छिपी कहानियों को सुनना चाहते हैं? क्या आप भी वो ताकत पाना चाहते हैं जो सिर्फ जवाब नहीं, दिलों को जोड़ती है? अगर हाँ, तो अगला अध्याय आपके लिए तैयार है। रेडियो मेंटलिज्म, जहां हम जानेंगे बिना सामने आए, सिर्फ आवाज के जरिए दिमाग को कैसे छुआ जाता है। चैप्टर 7, रेडियो मेंटलिज्म। कल्पना कीजिए, साल 1940, एक छोटा सा कमरा, लकड़ी का रेडियो सेट, परिवार के सब लोग रेडियो के सामने बैठे हैं। रेडियो पर एक आवाज गूंजती है। सोचिए कोई नंबर 1 से 10 के बीच। अब उस नंबर को अपने दिमाग में दोहराइए। क्या वो नंबर 7 है? घर के कई लोग उछल पड़ते हैं। अरे, कैसे जान लिया? ये था रेडियो मेंटलिज्म का जादू। दिखने वाला कुछ नहीं था, बस आवाज थी, और आवाज से लोगों के दिलों तक पहुंचना था। तो आखिर रेडियो मेंटलिज्म है क्या? रॉबर्ट ए नेल्सन इस अध्याय में बताते हैं कि रेडियो मेंटलिज्म एक ऐसी कला है जिसमें मेंटलिस्ट बिना किसी दृश्य संपर्क के केवल आवाज और शब्दों के सहारे श्रोताओं के मन में असर डालता है। कोई स्टेज नहीं, कोई इशारा नहीं, सिर्फ शब्द, सिर्फ फीलिंग्स। रेडियो पर माइंड रीडिंग कैसे काम करती थी? 1. मानसिक बल का गहरा इस्तेमाल। रेडियो पर मेंटलिस्ट ऐसी बातें कहता था जो आम लोगों की सामान्य सोच से मेल खाती थीं। जैसे, जो रंग आप सोच रहे हैं वो लाल या नीला हो सकता है। आपका चुना हुआ नंबर 3 या 7 हो सकता है। चूंकि अधिकांश लोग कुछ सामान्य विकल्पों की तरफ झुकते हैं, तो अनुमान सही बैठता था। 2. डायरेक्टेड इमेजिनेशन, सोच को गाइड करना। मेंटलिस्ट शब्दों का ऐसा जाल बुनता था कि श्रोता अनजाने में वही सोचते जो वो चाहता था। जैसे, कल्पना कीजिए आप एक फूल चुन रहे हैं। अब सोचिए, क्या वो गुलाब नहीं है? लोग अपनी कल्पना को निर्देशित महसूस करते थे और जवाब सही लगता था। 3. कोल्ड रीडिंग बाय वॉयस, आवाज से इमोशन पकड़ना। आवाज की टोन से सुनने वाले की प्रतिक्रिया को समझना, छोटे छोटे पॉज लेकर उनकी सोच को दिशा देना और फिर सामान्य स्टेटमेंट्स देकर उन्हें अपनी कहानी खुद पूरी करने देना। ये सब रेडियो मेंटलिज्म के हिस्से थे। क्यों था रेडियो पर माइंड रीडिंग इतना पावरफुल? क्योंकि लोग देख नहीं सकते थे, सवाल करने का मौका नहीं था, और सबसे जरूरी, कल्पना की ताकत पूरी तरह श्रोता के हाथ में थी। जब इंसान अपनी कल्पना में डूब जाता है तो वो ज्यादा जल्दी कनेक्ट होता है, ज्यादा जल्दी भरोसा करता है। 1940 के दशक में एक रेडियो मेंटलिस्ट था जिसे लोग द वॉइस दैट न्यू कहते थे। हर शनिवार रात को उसका शो होता था। लाखों लोग अपने रेडियो सेट्स पर उसके शो का इंतजार करते थे। वो कोई चमकदार शब्द नहीं बोलता था, बस बेहद साधारण लेकिन दिल से निकली बातें कहता था। आपके दिमाग में जो नाम है उसमें आर अक्षर है ना? 90% लोगों को लगता, हाँ, मेरे दिमाग में तो यही था। असल में वो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी और इमोशनल कनेक्शन का मास्टर था। रेडियो मेंटलिज्म से हमें क्या सीखना चाहिए? सिर्फ दिखावे से नहीं, शब्दों और फीलिंग्स से भी गहरा असर डाला जा सकता है। कल्पना की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप लोगों की सोच को सही दिशा दे पाएं,
भावनाओं तक पहुंचना सबसे बड़ा हुनर है, चाहे सामने वाला आपको देख रहा हो या नहीं। रेडियो मेंटलिज्म आज भी कैसे रेलेवेंट है? आज का दौर भले सोशल मीडिया और वीडियो का हो, लेकिन रेडियो मेंटलिज्म के सिद्धांत आज भी जिंदा हैं। पॉडकास्टिंग, ऑडियो बुक्स, कॉल इन रेडियो शो, लाइव ऑडियो सेशंस, हर जगह आज भी वही खेल है, आवाज से दिल तक पहुंचने का। अंत में, अगर आप आवाज और शब्दों के सहारे किसी के मन को छू सकते हैं, तो आप किसी भी मंच, किसी भी माध्यम में जादू कर सकते हैं, क्योंकि असली जादू आंखों से नहीं, दिल से होता है। अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए, जहां हम जानेंगे छोटे पर्दे पर माइंड रीडिंग ने कैसे रचा इतिहास और किन नई तकनीकों ने मेंटलिज्म को एक नई ऊंचाई दी। चैप्टर 8, टीवी मेंटलिज्म। कल्पना कीजिए, टीवी स्क्रीन पर लाखों लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं। स्टूडियो में सैकड़ों दर्शक बैठे हैं। मेंटलिस्ट मंच पर मुस्कुरा रहा है। वो एक महिला की तरफ इशारा करता है। आपका मन अटका है किसी ऐसे फैसले पर जो आपके करियर को बदल सकता है ना? महिला हैरान रह जाती है। पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा जाता है और उस पल मेंटलिज्म सिर्फ एक कला नहीं रहता, वो इतिहास बन जाता है। तो टीवी मेंटलिज्म आखिर है क्या? रॉबर्ट ए एनेल्सन बताते हैं कि रेडियो की सीमाओं को पार करते हुए मेंटलिज्म जब पहली बार टेलीविजन पर आया, तो लोगों ने पहली बार इस जादू को देखा भी और महसूस भी किया। टीवी मेंटलिज्म वो कला थी जिसमें कैमरों के सामने परफॉर्म करना था, लाइव दर्शकों के सामने अपना हुनर दिखाना था और हर छोटे इशारे, हर शब्द, हर रिएक्शन को कंट्रोल करना था। टीवी पर परफॉर्म करना कितना अलग था। रेडियो पर सिर्फ आवाज थी, लेकिन टीवी पर लोग आपके चेहरे के हाव भाव देख रहे थे, आपकी आंखों की चमक देख रहे थे, आपके शरीर की हर हल्की हरकत पकड़ रहे थे। इसीलिए मेंटलिस्ट को सिर्फ दिमाग पढ़ना नहीं था, बल्कि पूरा माहौल संभालना आता होना चाहिए था। टीवी मेंटलिज्म के 3 खास पहलू। 1, विजुअल प्रेजेंटेशन, दिखने का जादू। रॉबर्ट बताते हैं, अब सिर्फ सही बोलना काफी नहीं था, अब सही दिखना भी जरूरी था। प्रेजेंस, स्टेज कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, कैमरा फ्रेंडली हरकतें। मेंटलिस्ट को अपनी हर हरकत को इस तरह निभाना था कि वो टीवी स्क्रीन पर ज्यादा दमदार लगे। 2, स्क्रिप्टेड स्पॉन्टेनिटी, स्क्रिप्ट में भी स्वाभाविकता। टीवी पर समय सीमित होता था, सब कुछ फास्ट, शार्प और एंटरटेनिंग होना चाहिए था। मेंटलिस्ट को अपने एक्ट को इस तरह स्क्रिप्ट करना होता था कि वो बिल्कुल नेचुरल लगे, लेकिन बैकग्राउंड में हर पॉज, हर सवाल, हर जवाब प्लान्ड हो। स्वाभाविकता में प्लानिंग, यही टीवी मेंटलिज्म की असली कुंजी थी। 3, ऑडियंस एंगेजमेंट, जुड़ाव बनाना, पर्दे के उस पार भी। रॉबर्ट बताते हैं कि एक सच्चा टीवी मेंटलिस्ट सिर्फ स्टूडियो के दर्शकों से नहीं जुड़ता, बल्कि टीवी के उस पार बैठे करोड़ों लोगों के दिल तक पहुंचता है। इसके लिए उसे सरल भाषा, दिल से निकली बातें और हर इंसान की आम जिंदगी से जुड़े इमोशंस का इस्तेमाल करना होता था। 1950 के दशक में एक मेंटलिस्ट था जिसने अमेरिका का पहला लाइव टीवी माइंड रीडिंग शो किया। नाम था द माइंड बिहाइंड द कर्टन। उसने स्टूडियो के दर्शकों से पहले एक कार्ड सोचने को कहा, फिर टीवी स्क्रीन पर बैठे लाखों दर्शकों से भी, और फिर उसने कार्ड बताया और 70% से ज्यादा दर्शकों ने माना वही कार्ड उन्होंने भी सोचा था। असल में उसने साइकोलॉजिकल फोर्सिंग का ऐसा शानदार इस्तेमाल किया था कि वो पल आज भी टीवी इतिहास का हिस्सा है। टीवी मेंटलिज्म से हमें क्या सीखना चाहिए? दिखावटी नहीं, दिल से परफॉर्म करना, तभी स्क्रीन के उस पार बैठे लोग भी कनेक्ट होते हैं। हर शब्द, हर हाव भाव की जिम्मेदारी उठानी होती है, क्योंकि कैमरा सब कुछ पकड़ता है। ऑडियंस के इमोशंस से जुड़ना जरूरी है, तभी आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ एक्ट नहीं, एक अनुभव बनती है। आज के दौर में टीवी मेंटलिज्म कैसे जिंदा है? आज भले प्लेटफॉर्म बदल गए हों, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लाइव स्ट्रीम्स, लेकिन सिद्धांत वही हैं। दिखने का अंदाज, शब्दों की ताकत और भावनाओं से जुड़ने की कला। मेंटलिस्ट अब छोटे पर्दे से निकलकर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके हथियार आज भी वही पुराने हैं, दिल, दिमाग और अनुभव। क्या आप भी चाहेंगे कि आपकी बातें, आपका हुनर लोगों के दिल और स्क्रीन के पार भी पहुंच जाए? तो याद रखिए, कैमरा सिर्फ चेहरा दिखाता है, लेकिन आपकी भावना दिल तक जाती है। अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए, जहां हम जानेंगे कैसे छोटे हॉल, नाइट क्लब और होटल मेंटलिज्म ने एक इंटीमेट जादू पैदा किया, जहां हर परफॉर्मेंस एक जिंदगी बदल देने वाला अनुभव बन जाता था। चैप्टर 9,
होटल एंड नाइट क्लब माइंड रीडिंग। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा होटल लॉबी, कुछ दर्जन लोग आरामदायक कुर्सियों पर बैठे हैं। हवा में कॉफी और परफ्यूम की मिली जुली महक है। फिर मंच पर आता है एक सादे कपड़ों में मुस्कुराता हुआ शख्स। कोई बड़ा स्टेज नहीं, कोई धुआं या भारी इफेक्ट्स नहीं, बस वो और सामने बैठे लोग। वो अपनी आंखों से किसी को देखता है और कहता है, आपने हाल ही में किसी बहुत करीबी दोस्त से दूरी बना ली है ना? और सामने बैठा व्यक्ति हैरान रह जाता है। भीड़ सिमटने लगती है, हर दिल जुड़ने लगता है। यही है होटल और नाइट क्लब माइंड रीडिंग का असली जादू। छोटे मंच लेकिन बड़े अनुभव। होटल एंड नाइट क्लब माइंड रीडिंग है क्या? रॉबर्ट ए एनेल्सन बताते हैं कि जब माइंड रीडिंग बड़े बड़े थिएटर से निकलकर छोटे इंटीमेट स्थानों में आई, तब असली कनेक्शन शुरू हुआ। यहाँ दूरी कम थी, लोग पास थे और हर भावना तुरंत महसूस होती थी। यहाँ ताली से ज्यादा सन्नाटा की अहमियत थी। होटल और नाइट क्लब पर परफॉर्म करने की 5 खास बातें। 1. नजदीकी से पढ़ना। छोटे सेटअप में आप दर्शकों से कुछ कदमों की दूरी पर होते हैं, इसलिए उनकी आंखों का कंपन, उनकी सांसों की लय, उनके चेहरे की बारीकियों को पढ़ना सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। 2. बातचीत जैसी प्रस्तुति। यहाँ बड़े बड़े ऐलान काम नहीं आते, यहाँ एक दोस्ताना सहज बातचीत चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं, तुम्हें एक परफॉर्मर नहीं, एक कॉन्फिडेंट बनना है जिसे लोग अपने राज खुद बता दें। 3. मिनिमल प्रॉप्स। कम साधन, ज्यादा असर। छोटे होटल और क्लब शो में भारी सेटअप नहीं होता, लाइट्स सीमित होती हैं, स्पेस छोटा होता है, इसलिए असली जादू आपके शब्दों, आपकी ऊर्जा और आपकी मौजूदगी में होना चाहिए, न कि गैजेट्स या इफेक्ट्स में। 4. डीप साइकोलॉजिकल टच। गहरी मानसिक पकड़। होटल शोज में लोग चौंकने नहीं आते, वे कनेक्ट होने आते हैं। इसीलिए एक सच्चा मेंटलिस्ट लोगों के मौजूदा इमोशनल हालात को पकड़ता है और उन्हें अपने शब्दों से राहत, आशा और प्रेरणा देता है। 5. रिश्ते बनाना। छोटे शोज में लोग आपको एक कलाकार नहीं बल्कि एक साथी समझते हैं, और अगर आपने इस भरोसे को सही तरीके से संभाला तो हर शो के बाद आपको नए निमंत्रण, नए फॉलोअर्स और नए मौके मिलते हैं। 1950 के दशक में एक मेंटलिस्ट था जिसे लोग द नाइट क्लब प्रॉफिट कहते थे। हर शुक्रवार रात वो एक छोटे से क्लब में परफॉर्म करता। कोई बड़ा स्टेज नहीं, बस 30 से 40 लोग और उसकी शांत मुस्कुराहट। वो हर किसी से एक छोटा सवाल पूछता, आज आप किस चीज को लेकर सबसे ज्यादा सोच रहे हैं? फिर वो बिना पूछे उनके दिमाग की परतें खोलता। कभी खुशी, कभी पछतावा, कभी उम्मीद। लोग रोते, हंसते और खुद से जुड़कर घर लौटते। वो क्लब छोटा था, लेकिन वहां हर रात जिंदगियां बदलती थीं। होटल एंड नाइट क्लब माइंड रीडिंग से हमें क्या सीखना चाहिए? सच्चा कनेक्शन तकनीक से नहीं, भावना से बनता है। छोटे मंचों पर बड़ी आत्माएं जगती हैं। जब आप किसी की आंखों में देखकर उसकी कहानी कह पाते हैं, वही असली जादू है। आज के समय में भी छोटे हॉल, कॉरपोरेट इवेंट्स, प्राइवेट सेशंस, सब जगह होटल एंड नाइट क्लब माइंड रीडिंग जैसी इंटीमेट परफॉर्मेंस की मांग बढ़ रही है, क्योंकि आज भी लोग कनेक्शन चाहते हैं, चमत्कार नहीं। अंत में, अगर आप भी चाहें कि लोग आपके शब्दों में अपना अक्स देखें, तो आपको बड़े मंच की नहीं, बस बड़े दिल और गहरी समझ की जरूरत है। चैप्टर 10, द सेंस रूम एंड साइकिक टेस्ट। कल्पना कीजिए, एक कमरा, हल्की रोशनी, मोमबत्तियों की धीमी लौ, चारों ओर सन्नाटा और बीच में एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे कुछ लोग। उनके चेहरे पर डर, उम्मीद और जिज्ञासा का अजीब सा मिश्रण। तभी एक मेंटलिस्ट आंखें बंद करता है, धीरे से बोलता है, यहाँ कोई है जो एक संदेश देना चाहता है। हवा में सिहरन दौड़ जाती है, लोग अपनी सांसें थाम लेते हैं। यही है सेंस रूम का जादू, जहां मेंटलिज्म और मानवीय भावनाओं का सबसे गहरा मिलन होता है। सेंस रूम का इतिहास क्या है? रॉबर्ट ए नेल्सन बताते हैं कि 19वीं सदी में जब विज्ञान तेजी से बढ़ रहा था, तभी इंसानों में एक और गहरी जिज्ञासा पनप रही थी, क्या मरने के बाद जीवन है? लोग जवाब चाहते थे और इस तलाश ने जन्म दिया सेंस रूम्स, मीडियम्स और साइकिक एक्सपेरिमेंट्स का। सेंस रूम कैसे काम करता था? हल्की रोशनी या पूरी तरह अंधेरा, मेज पर सबका हाथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ, वातावरण में एक रहस्यमयी शांति। फिर अचानक किसी मेज का हिलना, किसी आवाज का आना, कोई संकेत मिलना। लोग मान लेते थे कि ये आत्माओं का संदेश है, लेकिन एक मेंटलिस्ट इसे कैसे देखता है? रॉबर्ट साफ कहते हैं, सेंस रूम एक मंच है जहां भावनाओं, उम्मीदों और डर को समझकर उन्हें दिशा दी जाती है। ये आत्माओं से ज्यादा
इंसानों की भावनाओं और यादों से संवाद करने की कला है। एक मेंटलिस्ट लोगों की खामोश दुआओं को पढ़ता है, उनके अधूरे सवालों को पहचानता है और शब्दों के जरिए उन्हें क्लोजर देता है। साइकिक टेस्ट्स, विज्ञान और कला का संगम। साइकिक टेस्ट्स यानी मानसिक क्षमताओं को परखने के छोटे छोटे प्रयोग। जीनर कार्ड्स, वो कार्ड जिन पर अलग अलग सिंबल होते हैं, जैसे तारा, गोलाई, तरंगे। टेलीपैथी टेस्ट, दिमाग से संदेश भेजने और पढ़ने के प्रयास। क्लेयरवॉयंस एक्सपेरिमेंट्स, दूर बैठे व्यक्ति या जगह की जानकारी देना। रॉबर्ट बताते हैं, ये सारे टेस्ट इंसानी दिमाग की संभावनाओं को समझने के तरीके हैं और एक मेंटलिस्ट इन्हें परफॉर्म करके लोगों के विश्वास और आशा से जुड़ता है। सेंस और साइकिक टेस्ट में मेंटलिस्ट की भूमिका। एक सच्चा मेंटलिस्ट डर फैलाने या धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि उम्मीद, क्लोजर और आत्मविश्वास देने के लिए इनका उपयोग करता है। वो यह नहीं कहता कि आत्मा आ गई, बल्कि वो लोगों को एहसास कराता है कि उनके अपने कभी उनसे दूर नहीं जाते। यादें, प्यार और रिश्ते हमेशा जीवित रहते हैं। 1920 में एक मेंटलिस्ट ने एक महिला के लिए सेंस सेशन आयोजित किया। महिला अपने खोए हुए बेटे की खबर जानना चाहती थी। मेंटलिस्ट ने बिना कोई जादूगरी किए महिला के सवालों को सुना, उसकी आंखों की नमी को समझा और उसके बेटे के अंतिम खत के आधार पर उसे शांति का संदेश दिया। महिला रोते हुए बोली, अब मुझे शांति मिल गई है। सीख, मेंटलिज्म तब असली बनता है जब आप जादू नहीं, जख्मों पर मरहम लगाते हैं। इस अध्याय हमें सिखाता है, लोगों को चमत्कार नहीं चाहिए, उन्हें जुड़ाव चाहिए। डर का इस्तेमाल कर सकते हो, पर भरोसे से जादू बना सकते हो। इंसानी भावनाएं सबसे बड़ा मंच हैं, जो दिल से खेलता है वही जीतता है। आज भी मेडिटेशन सर्कल्स, हीलिंग सेशंस, मोटिवेशनल रिट्रीट्स में मेंटलिज्म के इन सिद्धांतों का गहरा असर है, जहां लोग खुद को, अपने अतीत को और अपने रिश्तों को समझना चाहते हैं। सीन रूम हमें सिखाता है, लोग चमत्कार नहीं, एहसास चाहते हैं, जादू नहीं, जुड़ाव चाहते हैं, और सबसे बढ़कर उन्हें चाहिए एक आवाज जो कहे, तुम अकेले नहीं हो। चैप्टर 11, एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप एज टूल्स। कल्पना कीजिए, एक शांत कमरा, दीवार पर लटकता एक ज्योतिषीय चार्ट, टेबल पर फैले हुए कुछ राशियों के चिन्ह और सामने बैठे लोग, आशा से, डर से, जिज्ञासा से भरे हुए। एक मेंटलिस्ट मुस्कुराते हुए कहता है, आप सिंह राशि के हैं, है ना? और इस समय आप अपने करियर को लेकर बड़ा निर्णय लेने की कशमकश में हैं। व्यक्ति चौंक कर देखता है। हाँ, बिल्कुल यही चल रहा है। यही है एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप का अद्भुत उपयोग, जहां तारों और ग्रहों का खेल इंसानी दिलों तक पहुंचने का रास्ता बन जाता है। तो आखिर मेंटलिस्ट के लिए ज्योतिष का क्या मतलब है? रॉबर्ट ए एनेल्सन समझाते हैं कि मेंटलिस्ट सितारों की भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिष का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो ज्योतिष और राशिफल को कनेक्शन बनाने के टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह एक रास्ता है जहां आप किसी के जीवन के सबसे निजी पहलुओं तक सहजता से पहुंच सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप के 3 बड़े फायदे मेंटलिस्ट के लिए। 1. कॉमन ग्राउंड, एक सामान्य आधार बनाना। जब आप किसी की राशि का जिक्र करते हैं, आप उसकी पहचान से जुड़ते हैं। उसे लगता है, ये इंसान मुझे जानता है। भरोसा फौरन बनता है, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी राशि से जुड़े हुए महसूस करते हैं, चाहे वे इसे गंभीरता से मानते हों या नहीं। 2. साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग, व्यक्तित्व को पढ़ना। रॉबर्ट बताते हैं, हर राशि के साथ कुछ सामान्य व्यक्तित्व लक्षण जुड़े होते हैं, जैसे सिंह, लियो, आत्मविश्वासी, नेतृत्व करने वाले; कर्क, कैंसर, संवेदनशील, परिवार से जुड़े हुए; वृश्चिक, स्कॉर्पियो, गहरे भावनात्मक, रहस्यमयी। जब आप इन विशेषताओं को पहचानते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति खुद को तुरंत जुड़ा हुआ महसूस करता है। 3. इमोशनल ट्रिगर, भावनाओं को छूना। राशिफल का जिक्र करते हुए भविष्य के बारे में उम्मीद देना, डर या चिंता को समझना और प्रेरणा का बीज बोना, ये सब मेंटलिस्ट को एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाने में मदद करते हैं। एस्ट्रोलॉजी और हॉरोस्कोप का सही उपयोग कैसे हो? रॉबर्ट ए एनेल्सन चेतावनी देते हैं, ज्योतिष को अंधविश्वास के तौर पर नहीं बेचना चाहिए। डर फैलाने के लिए नहीं, उम्मीद और हिम्मत देने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। इसे एक गाइडिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि भविष्य की ठोस भविष्यवाणी की तरह। मेंटलिस्ट का काम है रास्ता दिखाना, ना कि डर पैदा करना। 1960 के दशक में एक मेंटलिस्ट था जो खुद को द स्टार विस्परर कहता था।
वो लोगों से उनकी जन्मतिथि पूछता और फिर बस एक हल्की मुस्कान के साथ उनकी अंदरूनी संघर्षों और सपनों पर बात करता। उसकी बातें इतनी सटीक लगती थीं कि लोग उसे जादूगर नहीं, दिलों का पाठक कहते थे। असल में वो बस ज्योतिषीय लक्षणों, सामान्य मानवीय भावनाओं और गहरी इंसानी समझ का शानदार मेल करता था। इस अध्याय से क्या सीखें? ज्योतिष एक दरवाजा है, लेकिन कमरा इंसानी भावनाओं का है। राशिफल से जुड़ाव बनाइए, डर नहीं। भावनाओं को समझिए, सितारों के बहाने से दिलों तक पहुंचिए। आज भी ऑनलाइन राशिफल, ज्योतिषीय काउंसलिंग, पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग जैसी चीजों का लोगों पर गहरा असर है। अगर आप इनका सही उपयोग करें तो आप बहुत तेजी से लोगों के दिलों तक पहुंच सकते हैं। सितारे केवल आकाश में नहीं चमकते, हर इंसान के भीतर भी एक ब्रह्मांड है। अगर आप सही से देख पाएं तो हर दिल एक नया नक्षत्र बन सकता है। अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए, जहां हम जानेंगे कैसे एक मेंटलिस्ट आम भीड़ से खुद को अलग बनाता है और कैसे वो साधारण से असाधारण बनने की कला सीखता है। चैप्टर 12, एस्केप फ्रॉम द ऑर्डिनरी। कल्पना कीजिए, एक शहर का बड़ा हॉल, हजारों लोग अपनी अपनी जगह बैठे हैं। स्टेज पर एक के बाद एक कलाकार आते हैं। कोई जादू दिखाता है, कोई कॉमेडी करता है, कोई गाना गाता है। लोग ताली बजाते हैं, मुस्कुराते हैं और अगले शो का इंतजार करते हैं। लेकिन फिर एक शख्स स्टेज पर आता है, शांत, सहज, बिना कोई भारी सजावट के। वो बस सामने खड़े होकर एक महिला की तरफ देखता है और कहता है, आप अभी हाल ही में अपने जीवन के सबसे बड़े डर का सामना कर रही हैं, लेकिन आप जितना सोचती हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। लोग सांस रोके सुनते हैं, दिलों में हलचल मच जाती है। यही फर्क है भीड़ का हिस्सा बनने और भीड़ से ऊपर उठने में। यही है एस्केप फ्रॉम द ऑर्डिनरी। तो भीड़ से अलग कैसे बने? रॉबर्ट ए एनेल्सन इस चैप्टर में बताते हैं, एक सच्चा मेंटलिस्ट सिर्फ परफॉर्म नहीं करता, वो एक एहसास बन जाता है। जब बाकी सब सिर्फ दिखावे में लगे हों, आपको गहराई से दिलों को छूना है। भीड़ से अलग दिखने के 5 रहस्यमयी तरीके। 1, असली बनो, नकली नहीं। लोग चमक दमक से नहीं, सच्चाई से जुड़ते हैं। अगर आपकी बातें, आपकी ऊर्जा असली है तो बिना किसी भारी सजावट के भी आप दिल जीत सकते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, भीड़ दिखावा करती है, विजेता अपना दिल खोलता है। 2, फोकस ऑन इम्पैक्ट, नॉट अपलॉज। तालियां अच्छी हैं, लेकिन असली मकसद होना चाहिए लोगों के सोचने के तरीके को बदलना। जब आप मंच से उतरें तो लोग सिर्फ ताली ना बजाएं, बल्कि खुद से नए सवाल पूछें। 3, मास्टर सिंप्लिसिटी, साधारण शब्दों में असाधारण असर पैदा करना। यही एक सच्चे मेंटलिस्ट की पहचान है। साधारण बातें कहिए, लेकिन दिल के सबसे गहरे हिस्से को छू लीजिए। कम बोलिए, गहराई से बोलिए। 4, बिल्ड इमोशनल रेजोनेंस। रॉबर्ट बताते हैं, जब आप लोगों के जख्मों को समझते हैं, उनके सपनों को पहचानते हैं, तभी आप साधारण से असाधारण बनते हैं। लोग तर्क से नहीं, भावना से जुड़ते हैं, इसलिए शब्दों से नहीं, जज्बातों से बात करिए। 5, ओन योर यूनिकनेस। हर इंसान में कुछ अनोखा होता है। मेंटलिस्ट वो है जो अपने भीतर के उस अनोखे तत्व को पहचानता है और उसे दुनिया के सामने पूरी सच्चाई से पेश करता है। मत सोचिए कि आपको दूसरे जैसा बनना है। आपका अलग होना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटे कस्बे में एक लड़का था। सभी जादूगर तेज आवाज में, रंग बिरंगी पोशाकों में परफॉर्म करते थे, लेकिन वो लड़का बस एक साधारण कमीज पहनता, धीरे से मुस्कुराता और एक कहानी सुनाता। लोग उसकी आवाज में शोर नहीं सुनते थे, वो सुनते थे सच्चाई। वो लड़का बड़ा हुआ और दुनिया का सबसे चर्चित मेंटलिस्ट बन गया, क्योंकि उसने भीड़ से अलग होने का रास्ता चुना था। भीड़ में खोने से बेहतर है अकेले चमकना। सच्चाई, भावना और सादगी, यही असली सुपर पावर है। जब आप दूसरों की तरह दिखने की कोशिश छोड़ देते हैं तो आप वो बन जाते हैं जिसे दुनिया खोज रही होती है। आज भी सोशल मीडिया पर, प्रोफेशनल दुनिया में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भीड़ से अलग दिखना सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। दिखावे की भीड़ में सच्चाई की चमक सबसे ज्यादा दूर तक जाती है। याद रखिए, दुनिया को एक और चमचमाता नकली सितारा नहीं चाहिए। दुनिया को चाहिए एक सच्चा चांद जो अपनी रोशनी से रातों को उम्मीद दे सके। अब तैयार हो जाइए अगले अध्याय के लिए, जहां हम जानेंगे कैसे एक मेंटलिस्ट अपने हुनर को एक करियर में बदल सकता है और कैसे सही प्रचार और योजना के जरिए सफलता की ऊंचाइयां छू सकता है। चैप्टर 13, बुकिंग, पब्लिसिटी एंड कमर्शियल सक्सेस। कल्पना कीजिए,
आप एक शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, खड़े होकर वाहवाही करते हैं। आप स्टेज से नीचे उतरते हैं, दिल खुशी से भर जाता है। लेकिन फिर कोई आपको अगला शो बुक करने के लिए नहीं बुलाता, कोई प्रमोट नहीं करता, कोई पूछता भी नहीं। क्या हुनर सिर्फ तालियों तक सीमित रह जाएगा या आप उसे एक सफल करियर में बदल पाएंगे? यही सवाल इस अंतिम अध्याय का दिल है। कला से करियर तक का सफर। सिर्फ अच्छा परफॉर्म करना काफी नहीं है, खुद को दुनिया के सामने सही ढंग से पेश करना भी एक कला है। मेंटलिज्म एक कला है, लेकिन इसे पेश करना, प्रमोट करना और सफल बनाना भी एक अलग गेम है। मेंटलिस्ट के करियर को उड़ान देने के 5 शक्तिशाली कदम। 1. बुकिंग मास्टरी। खुद से शो बुक कराना सीखिए। कभी इंतजार मत करिए कि कोई एजेंट आकर आपको खोजेगा। रॉबर्ट कहते हैं, जो कलाकार खुद अपने लिए रास्ता बनाता है वही आगे बढ़ता है। होटल्स, नाइट क्लब्स, कॉरपोरेट इवेंट्स से डायरेक्ट संपर्क करिए। अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल और परफॉर्मेंस वीडियो तैयार रखिए। हर जगह खुद को एक सॉल्यूशन की तरह पेश करिए जो उनके इवेंट को यादगार बना सकता है। तो बिल्ड योर ब्रांड। एक अनोखी पहचान बनाइए। भीड़ में खोने से बचने के लिए अपनी एक खास स्टाइल डेवलप करिए। एक यूनिक स्टोरी बनाइए जो आपको बाकी मेंटलिस्ट से अलग करे। याद रखिए, लोग हुनर से नहीं, कहानियों से जुड़ते हैं। 3. स्ट्रैटेजिक पब्लिसिटी। प्रचार भी एक कला है। रॉबर्ट बताते हैं, अच्छा हुनर भी गुमनामी में मर सकता है अगर उसे सही ढंग से पेश नहीं किया जाए। इसीलिए अखबारों में छोटे इंटरव्यूज दीजिए, सोशल मीडिया पर अपने शोज की छोटी छोटी क्लिप्स शेयर करिए और हर परफॉर्मेंस को एक प्रमोशनल मौके की तरह देखिए। 4. स्मार्ट नेटवर्किंग। सही लोगों से जुड़िए। एक मेंटलिस्ट को इवेंट मैनेजर्स, क्लब ओनर्स, मीडिया हाउस और दूसरे कलाकारों से लगातार संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि असली सफलता सिर्फ हुनर से नहीं, रिश्तों से बनती है। 5. कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग। पैसा कमाना भी सीखिए। कला का सम्मान तभी होता है जब उसे सही मूल्य मिले। अपने शो की फीस तय करिए जो आपकी मेहनत और हुनर के लायक हो। कभी भी फ्री में परफॉर्म कर करके अपनी वैल्यू कम मत करिए, और जब जरूरी हो अपनी कीमत बढ़ाने में भी झिझकिए मत। आपका हुनर अमूल्य है, उसे सस्ता मत बेचिए। एक युवा मेंटलिस्ट अपने छोटे शहर से निकलकर बड़े मंचों तक पहुंचना चाहता था। उसने सिर्फ शानदार परफॉर्मेंस ही नहीं दी, बल्कि हर शो के बाद आयोजकों से फीडबैक लिया, अपने स्किल्स को प्रमोट किया और धीरे धीरे अपनी एक मजबूत ब्रांड बना ली। आज वह देश भर में टूर करता है, क्योंकि उसने सिर्फ सपने नहीं बेचे, उसने सपनों को एक करियर बना लिया। हुनर आपका बीज है, प्रचार और समझ उसका पानी और धूप है। खुद को पेश करना सीखिए बिना शर्माए। सफलता सिर्फ मंच पर नहीं, पर्दे के पीछे की मेहनत में भी छिपी होती है। आज सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन इवेंट्स के जमाने में पर्सनल ब्रांड बनाना और खुद को सही तरह से प्रमोट करना किसी भी कलाकार के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आपका हुनर दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए दुनिया को आपको जानना जरूरी है। याद रखिए, आप सिर्फ एक कलाकार नहीं हैं, आप एक अनुभव हैं, एक ब्रांड हैं, एक सपना है, और इस सपने को हकीकत बनाने की चाबी आपके ही हाथ में है। और इस तरह पूरा होता है हमारा सफर, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेंटलिज्म एंड एलाइड आर्ट्स से एक आम कलाकार से एक असाधारण मेंटलिस्ट बनने की यात्रा। अगर आपने इन अध्यायों को महसूस किया है, तो अब आप सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, अपने सपनों को जीने वाले बन चुके हैं। कहानी वहीं खत्म नहीं होती जहां किताब का आखिरी पन्ना पलटा जाए। कभी कभी असल कहानी तो वहीं से शुरू होती है। आपने अभी अभी सुनी रॉबर्ट ए नेल्सन की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेंटलिज्म की वो यात्रा जो किसी कलाकार को एक मेंटलिस्ट बनाती है। लेकिन अब सवाल ये नहीं कि आपने क्या सुना, अब सवाल है आप इससे क्या करेंगे। कल्पना कीजिए, किसी दिन आप भी किसी स्टेज पर खड़े हों, सामने सैकड़ों लोग, और आप सिर्फ एक मुस्कुराहट से किसी के मन का बोझ हल्का कर दें। या फिर आप अपने ऑफिस, घर या सोशल सर्कल में भी लोगों की भावनाओं को बेहतर समझ पाएं, उनसे जुड़ पाएं और उन्हें वो जवाब दे पाएं जो वो खुद से भी नहीं पूछ पा रहे। यही है मेंटलिज्म का असली जादू। ये दूसरों के मन को पढ़ना नहीं, खुद के भीतर उतरने की कला है। आपने क्या हासिल किया इस ऑडियो बुक से? आपने सीखा कैसे दिमाग और दिल को जोड़ा जाए, आपने जाना कैसे शब्दों से जादू पैदा होता है, और आपने महसूस किया कि जुड़ाव, समझ और संवेदनशीलता ही असली सुपर पावर है। अब आपसे एक छोटी सी उम्मीद है
अगर ये ऑडियो बुक आपको कुछ नया सिखा पाई, अगर आपने इससे कुछ महसूस किया, अगर कहीं ना कहीं आपकी सोच बदली है, तो कृपया हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, यह हमारे काम, हमारे प्रयास और इस सीखने की यात्रा को एक साथ आगे बढ़ाना है। हर सब्सक्राइबर हमारे लिए एक रिश्ते की तरह है, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ कंटेंट तक सीमित नहीं, बल्कि एक सोच, एक विजन और एक बदलाव को साथ लेकर चलता है। आप में वो सब है जो एक मेंटलिस्ट में होता है, ध्यान, समझ, संवेदनशीलता और कनेक्शन। अब वक्त है उसे जिंदा करने का। अब वक्त है भीड़ से अलग दिखने का। अब वक्त है खुद को पहचानने का। इस जादुई सफर का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें अपना प्यार देते रहें, क्योंकि यह अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है आपके भीतर छिपे उस जादू की